हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 2 का, जो कि है पर्सनल एंड रिलीजियस वॉइसेस। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो अर्ली इंग्लिश पोइट्रीज थी वो या तो पोइट के पर्सनल पेन और उसकी लाइफ के बारे में बताती थी या फिर गॉड और गॉड में फेथ के बारे में बात करती थी। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही फेमस अर्ली इंग्लिश पोएम डियोर्स लमेंट की एक रिपीटेड लाइन गिवन है, द ईवल एंडेड सो ऑल्सो मे दिस। तो ये एक रिफ्रेन है। रिफ्रेन होता है कि जब भी किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद किसी सॉन्ग का या किसी पोएम की कोई लाइन अगर रिपीट होती है तो उसे रिफ्रेन बोलते हैं। तो ये भी डियोर्स लमेंट का एक रिपीटेड लाइन है। इसका मतलब है कि जैसे कि जो बुरा वक्त ख़त्म हो गया था, मेरा भी ये वक्त बुरा जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पोएम में इसका क्या रोल है? तो डियोर जो था वो पहले दूसरों की सफरिंग्स के बारे में बात करता है और हर एग्जाम्पल के बाद ये लाइन बोलता है। फिर इसका मतलब है कि अगर उनका दुख ख़त्म हुआ था तो मेरा भी दुख ख़त्म हो जाएगा। तो ये पोएम जो थी ये होप को दिखाती है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में ये लाइन क्यों गिवन है? सबसे पहले तो सेक्शन का थीम दिखाने के लिए ये लाइन को ऐड किया गया है। ये लाइन जैसे कि पर्सनल सफरिंग्स पे बात करती है, होप और फेथ पे बात करती है। तो ये जो पर्सनल एंड रिलीजियस वॉइसेस हमारा सेक्शन है उसकी थीम को दिखाने के लिए ये लाइन यहाँ पे गिवन है। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास उसमें हम देखते हैं कैडमेंट्स हिम की बात करी गई है। तो हमने देखा था कि जो फ्रैगमेंट्स हमारे पास बचे थे 1066 एडी से, जो पहले की जितना भी लिटरेचर था उसके कुछ फ्रैगमेंट्स रह गए हमारे पास। तो जो पहला फ्रैगमेंट है इंग्लिश लिटरेचर का वो है कैडमेंट्स हिम। तो कैडमैन जो था वो एक मॉन्क नहीं था, वो एक सिंपल वर्कर था। वो कहाँ काम करता था? वो एक मॉन्स्ट्री में काम करता था, विटबी की, जो कि नॉर्थम्ब्रिया में थी। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कैडमैन सिम? तो ये सबसे पहले तो ये लिखी गई थी 670 एडी के अराउंड, और ये पहला सॉन्ग ऑफ प्रेज था इंग्लिश कल्चर का और पहली क्रिश्चियन रिलीजियस पोएम थी इंग्लिश में। अब जो लैटिन हिम्स थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये जो हिम थी ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी, इसीलिए ये और ज़्यादा स्पेशल थी। अब बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बात करते हैं कि जो नन्स और मॉन्क्स थे वो गार्जियंस ऑफ कल्चर थे। क्यों? क्योंकि 14th सेंचुरी से पहले बहुत ही कम लोग थे जिन्हें पढ़ना या लिखना आता था। मोस्टली मॉन्क्स और नन्स ही थे जो रीड एंड राइट जानते थे, तो इसलिए वो गार्जियंस ऑफ कल्चर बन गए। तो जैसे जो चर्च की लैंग्वेज थी वो तो लैटिन थी, लेकिन चर्च ने जो ओल्ड इंग्लिश में लिखे गए जो भी लिटरेचर था उसे भी प्रिजर्व करके रखा। तो ये दिखाता है कि उन्हें जो लोकल लैंग्वेज थी उनकी भी उन्होंने रिस्पेक्ट करी और जो इंग्लिश आइडेंटिटी ग्रो कर रही थी उसका भी उन्होंने सपोर्ट किया। अब आगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बात करते हैं कि पोएम्स जो थी जैसे कैडमन्स हिम, डियोर्स लमेंट, द सी फारर, ये जो पोएम थी, जब हम इन पोएम्स को पढ़ते हैं तो इसमें कोई एलीट आर्टिस्ट हमें नहीं मिलता। ये जो स्टोरीज थी ये जो पोएम्स थी ये ऑर्डिनरी पीपल की तरह ही साउंड करती है। तो ये उनका पेन के बारे में बात करती है, उनके काम के बारे में बात करती है, उनके फेथ के बारे में बात करती है, डेली लाइफ के बारे में बात करती है। और ये लिखी गई है सब फर्स्ट पर्सन में, यानी कि फर्स्ट पर्सन वॉइस हमें देखने को मिलती है, यानी कि आई। मतलब स्पीकर खुद से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, जिसकी वजह से क्या लगता है कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है रीडर से, क्लोज फील कर पाता है, सिंपैथाइज कर पाता है। और ये जो स्टाइल था फिर ये बाद में जाके लिटरेचर का एक परमानेंट फीचर बन गया। अब आगे डियोर्स लमेंट की बात करी गई है कि इस पोएम में पर्सनल सफरिंग दिखाई गई है कि जो स्पीकर है वो अपने बैड टाइम्स के बारे में बात करता है, लेकिन वो सबसे पहले जो वो याद करता है बाकियों की सफरिंग्स को।
वो उसमें वो जर्मैनिक हीरोज़ की बात करता है, उनके पेन की बात करता है, उनके सफरिंग्स की बात करता है, और लास्ट में बोलता है कि जैसे कि उनका बुरा जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था, ऐसे ही मेरा भी बुरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब डियोर तो डियोर का जो पर्सनल, अब डियोर की जो प्रॉब्लम क्या थी, तो इस पोएम के थ्रू वो बताता है कि वो एक बार्ड था, एक सिंगर था, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली के लिए वो काम करता था, सक्सेसफुल था, रिस्पेक्टेड था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही एक दूसरा बार्ड आ गया जिसने उसकी पोजीशन ले ली। और तो फिर ये दिखाते हैं कि जो ये जो फर्स्ट पोएम थी जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे जो हमारे डियोर है उसकी जो जॉब थी वो चले जाती है। अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ में देखते हैं कि एग्जिटर बुक की बात की गई है। ये क्या है? ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। इसमें क्या है, जो बहुत सारी ओल्ड इंग्लिश पोएम्स हैं वो इसमें सेव करके रखी गई हैं। इसमें सिर्फ पोइट्रीज़ हैं जो अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास लिखी गई हैं। और इसमें सी फारर, द वॉन्डरर, डियोर्स लमेंट, ये भी इसी में लिखी गई हैं। ये अब जो सी फारर एंड वॉन्डरर जो है, ये दोनों जो पोएम्स हैं ये एलिजीज हैं। एलिजी क्या होती है? एलिजी होती है जो पोएम सैडनेस को दिखाती है या लॉस को दिखाती है, इन लॉस को दिखाती है। अब इनका जो थीम होता है लोनलीनेस होता है, एग्जाइल होता है, सफरिंग्स होता है। तो स्पीकर ये लॉस के बारे में बात करता है। अब एक और इसमें यहाँ पे लिखा है उबीसन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि वेयर आर दे नाउ। तो ये भी हमारे ये बिब्लिकल ट्रेडिशन से आया है, ठीक है, कि वो बोलता है कि जो वॉरियर थे पहले वो कहाँ चले गए, अब वो सारी जो ग्रेट थिंग्स थी वो कहाँ चले गई। तो और इसी की वजह से फिर आगे हमें यहाँ पे क्लैश भी दिखता है पास्ट का प्रेजेंट से, कि जो पास्ट की जो ग्लोरी थी उसे प्रेजेंट की लोनलीनेस और लॉस के साथ क्लैश करके दिखाया गया है। लेकिन कभी भी पोएम्स जो थी वो कंप्लीट डार्कनेस के साथ ख़त्म नहीं होती थी। हमेशा पोएम एंड होती थी होप के साथ, फेथ के साथ, हेवन के साथ। अब इसके बाद हमारा जो द ड्रीम ऑफ द रूट की बात की गई है। और यहाँ पे जो सबसे पहले तो ये बताया कि जो चर्च था उन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेक्स्ट थे वो प्रिजर्व करके रखे। तो चर्च जो था वो ये समझ गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी, वो इसका मतलब समझ गया था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पा रहा था इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लैंड जो अपनी लिंग्विस्टिक एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा था, कल्चरल आइडेंटिटी बनाना चाह रहा था, वो भी चर्च समझ रहा था। तो जो कि आइडेंटिटी धीरे धीरे कई सेंचुरीज़ में जाके डेवलप भी हुई। तो जबकि चर्च की लैंग्वेज जो थी वो लैटिन होती थी और मोस्टली सारे मतलब रिलीजियस जो टेक्स्ट थे वो लैटिन में ही थे, लेकिन तब भी जो चर्च ने ओल्ड इंग्लिश में भी जो टेक्स्ट थे उन्हें प्रिजर्व किया। तो जो चर्च था वो हमें पता चलता है इससे कि उस टाइम पे जो चर्च था वो सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं था, वो लोकल लैंग्वेज तक भी पहुंचना चाहता था। अब इंग्लिश जो आइडेंटिटी थी उसे ग्रो करना भी उसका काम हो गया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जॉनर की बात की गई है कि कि सबसे पहले कौन कौन से टेक्स्ट थे। कुछ डिवोशनल वर्क्स थे, हिस्ट्री के वर्क्स थे, फ़िलासफ़ी के थे, जैसे कि बीट की एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये सारे क्या करते हैं, इंग्लिश हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये इंग्लिश हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो इंग्लिश लोगों की जो आइडेंटिटी है उसे ये बिल्ड करते हैं। उसके बाद कुछ डिवोशनल वर्क्स थे एंड क्रीन के, तो ये उन लोगों के लिए थे जो रिलीजियस लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। और उसके बाद एल्सविन के रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हमें देखने को मिले,
जिससे कि एक सोचने का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ। उसके बाद बाइबल के ट्रांसलेशन की बात की गई है। तो बाइबल के कुछ पार्ट्स को ट्रांसलेट किया गया था, जैसे कि इन बुक ऑफ जेनेसिस में। और एक टाइम पे ऐसे भी माना जाता था कि जेनेसिस का जो ओल्ड इंग्लिश वर्जन था ना, वो कैडमन ने ही लिखा है। तो इस ट्रांसलेशन का जो पर्पस था वो था कि लोगों तक बाइबल को पहुंचाना और क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। अब इसके बाद तो जो लैंग्वेज का जो यूज़ था ना, वो कुछ एक्सीडेंटल नहीं था, वो एक कॉन्शियस ही अटेम्प्ट था कि क्रिश्चियनिटी ताकि हर जगह फैले, और लोकल लैंग्वेज को भी इसलिए इम्पोर्टेंस दी गई, और इंग्लिश की जो कल्चरल आइडेंटिटी उसे भी स्ट्रॉन्ग करा गया। अब इसके बाद द ड्रीम ऑफ द रूट की बात की गई है इस पैराग्राफ में। इसमें बताया गया है कि जैसे रूट का जो मतलब था वो क्रॉस था, जो जीसस का क्रॉस था। और तो ये जो पोएम थी वो अराउंड 7th सेंचुरी के एंड में लिखी गई, और रथवेल क्रॉस को मेंशन किया गया कि इस पोएम का एक जो वर्जन है वो रथवेल क्रॉस पर भी मिला, जो कि एक स्टैंडिंग स्टोन है, जो कि सदर्न स्कॉटलैंड में है, नॉर्थम्ब्रिया के पास। और तो इससे क्या पता चलता है कि जो पोएम का रिलीजियस के साथ साथ हिस्टोरिकल भी एक इम्पोर्टेंस है। अब जो क्रॉस था इस पोएम में, जो क्रॉस है वो खुद बोलता है, वो अपनी स्टोरी को सुनाता है कि पहले ट्री था और उसके बाद वो क्रॉस बन गया, फिर उसने क्राइस्ट को भी उठाया। और तो टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि क्राइस्ट और क्रॉस के लिए बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस और इमेजेस यूज़ हुए हैं, जैसे एक सिंपल ट्री, एक गोल्डन क्रॉस, एक बेयर क्रॉस। तो इस पोएम में बहुत ज़्यादा विजुअल्स हैं जो कि इस पोएम को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। अब जो कंट्रास्ट भी हमें देखने को मिला इसमें कि जॉय का सफरिंग के साथ, लाइट का डार्कनेस के साथ, अर्थ का हेवन के साथ, ये कंट्रास्ट इस पोएम में दिखाया है। अब जो पोएम सुनने या पढ़ने वाला जो भी रीडर है, वो क्या करता है, वो जो लिखा है सिर्फ उस उतने मतलब को नहीं देखता, वो उसका डीपर मीनिंग को समझने की भी कोशिश करता है। कि लिटरेचर अब सिर्फ हमें इन्फॉर्म नहीं करता, लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट हमारे पास आता है, रिप्रेजेंटेशन और रेफरेंशियल। तो इसमें रेफरेंशियल क्या होता है? रेफरेंशियल तो हो गया कि डायरेक्ट मीनिंग हमारे पास, और रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया उसका? डीपर मीनिंग। तो क्रॉस जो था इस पोएम में, वो सिर्फ वुड नहीं था, क्रॉस साल्वेशन को दिखा रहा था, सफरिंग को दिखा रहा था। तो जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर थी ना, वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशनल थी, अभी भी है। मतलब ऐसे ही जो सी फारर है उसमें बहुत सारे इमेजरीज यूज़ करी गई हैं, जैसे बाग, वो वुड ही नहीं है सिर्फ शिप का, बाग जो है पूरी शिप है। हॉन्टेड में गोस्ट नहीं है, उसमें हॉन्टेड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह दिखाया गया है। तो लिटरल से ज़्यादा डीप मीनिंग्स वर्ड्स का, जैसे जो ट्री है, क्रॉस है, वो ह्यूमन सफरिंग को शो कर रहा है, जो शिप है ह्यूमन स्ट्रगल को शो कर रहा है। तो ह्यूमन लाइफ को इमेजेस के थ्रू एंग्लो सेक्शन हमारी पोइट्रीज में दिखाया गया है। उसके बाद जो एंग्लो सेक्शंस हमारे पोइट्रीज़ हैं, वो सारे ही, मतलब एंग्लो सेक्शन जो लिटरेचर है वो सारी ही पोइट्रीज़ हैं, प्रोज नहीं है। और पहले ये परफॉर्म करने के लिए थे और बाद में ये लिखे गए। पहले जो थे बार्ड्स थे, जो सिंगर्स थे, जो पोएट थे, वो इन्हें सुनाते थे सबको, और बाद में ये लिखे गए। सिर्फ एक हमारी बियोवुल्फ है जो कि सबसे लॉन्ग एपिक पोएम है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी ही शॉर्ट पोएम्स हैं। तो जिसमें एक डबल लाइन स्ट्रक्चर फॉलो होता है, एक सिजोरा, जैसे कि जिसमें कि मतलब होता है बीच में हर लाइन, बीच में पॉज होता है लाइन में, कि जैसे जो लाइन होती है वो 2 पार्ट्स में होती है और बीच में जो पॉज होता है उसे सिजोरा बोलते हैं। फिर एलिट्रेशन आता है कि सेम साउंड का रिपीट होना, जिससे रिदम क्रिएट होती है, और इस रिदम की वजह से वो हेल्प किसे करता है? जो रिदम क्रिएट होती है वो
जो भी स्कोप होते थे, ताकि वो जब ऑडियंस को जब गाना सुनाते थे तो और ज़्यादा अच्छा होता था। तो इस सेक्शन में यही था कि जो अर्ली इंग्लिश लिटरेचर था उसने पर्सनल पेन को दिखाया है, एक्सप्रेस करा है, रिलीजियस फेथ को एक्सप्रेस करा है। द ड्रीम ऑफ द रूट, द सी फारर में बहुत पावरफुल इमेजेस और सिंबल्स दिखाए गए हैं। ये सारे ही ओरल ट्रेडिशन के पार्ट थे। और तो इन सब चीज़ों ने इंग्लिश लैंग्वेज को, कल्चर को और लिटरेचर को शेप करने में काफ़ी हेल्प करी।